हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परम क्लासेस पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा संविधान सभा का हमने बताया गठन और उसके बाद संविधान सभा के जो कार्य थे, बैठकें हुई, अधिवेशन हुए, उसके बारे में आपने पढ़ा था। और इसमें जो संविधान सभा की जो उसमें समितियां बनाई गई थी, उस समितियों के अध्यक्ष के बारे में हमने पढ़ा था। तो संघीय समिति है, जैसे संघ शक्ति समिति, संचालन समिति, इनके अध्यक्ष हमने पढ़े थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे भीमराव अंबेडकर को हमने पढ़ा था। अब हमारा जो थर्ड लेक्चर आज का है, उसमें हम समझेंगे जो कुछ पिछला जो छूट गया था उसको हम बता रहे हैं कि संविधान सभा का अधिवेशन जो चले थे। दोस्तों, संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। ये भी आपको याद रखना है कि अधिवेशन हुए थे। ये पॉइंट आपका क्वेश्चन आ जाता है कि कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, 12 अधिवेशन हुए थे। इसके बाद और एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ध्यान रखना कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो दोस्तों, आपको दो पॉइंट आपको याद रखना है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। अब संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह है। ठीक है, 11 माह और 18 दिन। ठीक है, बनाने में का समय लगा था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि अगर पूछ लेते हैं कि संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय संविधान को बनाने में लगा था संविधान सभा के द्वारा। और संविधान को बनाने में संविधान सभा का महत्वपूर्ण योगदान है। संविधान सभा के द्वारा ये बनाया गया था। तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और कुल 12 अधिवेशन इसके हुए थे संविधान सभा के। और अंतिम इसकी जो बैठक थी वो संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था। फिर इसके बाद 1952 में चुनाव हुए थे। अब हम दोस्तों समझते हैं ये इसका एक और पॉइंट अगर आपको जानना हो कि इसमें कुल लागत कितनी हुई थी, तो 63,96,729 रुपए। 63,96,729 रुपए का व्यय इसमें हुआ था। 63,96,729 रुपए का तो इसमें खर्चा आया था जब इसको संविधान को पूरा बनाने में। क्यों ये खर्चा कैसे आया 63 लाख? क्योंकि अब संविधान सभा के सदस्य थे, सबको विदेश भी गए थे, फिर इधर उधर पूरे में घूमे, तो बहुत बैठक हुई, तो बहुत सारा इसमें व्यय होता है, पैसा का व्यय हुआ था। तो 63,96,729 रुपए का संविधान बनाने में व्यय हुआ था। अब हम संविधान की कुछ विशेष, हमारे संविधान को समझने से पहले हम इसकी विशेषता समझते हैं कि आखिर संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं, हम उसको अभी समझेंगे। ठीक है, संविधान क्या क्या विशेषताएं हैं। तो संविधान की अपन देखते हैं हमारे संविधान की विशेषताएं क्या क्या है, क्या विशेष है संविधान में। तो देखिए कि संविधान जो हमारा है वो भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पहली चीज तो ये बहुत बड़ी मुख्य विशेषता है हमारी। तो विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान, इसमें क्या क्या है तो देखिए 395 तो अनुच्छेद है इसमें। जब हमारा संविधान बना था जब भी थे 395 अनुच्छेद और 22 भाग। और जो मूल संविधान था उस टाइम थी इसमें 8 अनुसूचियां। 8 क्या थी? अनुसूचियां। ये दोस्तों कब थी? जब मूल संविधान में जब बना था।
लेकिन इसमें अब कितनी हो गई है, वर्तमान में इसमें हो गई 12 अनुसूचियां। तो 4 अनुसूचियां और बाद में जोड़ी गई हैं, 9वीं 10वीं ऐसे करके 9वीं जोड़ी थी, फिर 10वीं 11वीं और 12वीं, तो 12 अनुसूचियां। अब देखिए 395 तो अनुच्छेद हैं जो 22 भाग में विभाजित हैं, 22 भाग हैं, और 8 अनुसूचियां जो अलग से हैं सूचियों में डाले गए हैं। जैसे हम पढ़ेंगे ना सूचियों 12 अनुसूचियों को अलग से पढ़ेंगे, तो 8 अनुसूचियां जो थी वो मूल संविधान, जब जिस दिन हमारा जब मूल संविधान बना था तब इसमें थी 8, लेकिन इनको संशोधन करके फिर 4 अनुसूचियां और बढ़ा दी गई, जैसे कुल कितनी हो गई 12 अनुसूचियां हमारे में हो गई। ठीक है, तो ये तो क्या लिखित में, अब देखिए आप 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां और 22 भाग, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। तो लिखित संविधान हमारा विश्व में भारत का सबसे बड़ा संविधान है। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। अब आंतरिक और बाह्य स्रोत दोस्तों क्या होते हैं कि आंतरिक स्रोत तो ये है कि जैसे हमने कुछ जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का चला आ रहा था उसी के लिए हमने, और कुछ बाह्य स्रोत मतलब हमने विदेशों से भी लिया है, कुछ जैसे अमेरिका, रूस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, दक्षिण अफ्रीका है, तो इन कुछ देशों से हमने अब क्या क्या लिया है वो अपन बाह्य स्रोत अपन ने जो लिया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पूरा कौन से देश से हमने क्या लिया है ना। तो अभी हम समझते हैं कि आंतरिक है और बाह्य। तो आंतरिक आप समझ गए 1935 के जो भारत शासन अधिनियम जिसके आधार पे हमारा जो शासन चल रहा था उसमें से लिए हैं, और कुछ बाह्य स्रोत जो हमने विदेशों से लिए हैं, जो विदेशों में अच्छे अच्छे जो बातें थी वो हमने उससे हमारे संविधान में लिए। फिर है नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। तो दोस्तों नम्यता और अनम्यता क्या होता है, मतलब कठोर और लचीलापन दोनों मिलेंगे हमारे में, ठीक है ना। तो नम्यता भी है और अनम्यता भी है, मतलब कठोर भी है हमारा और लचीला भी है। तो नम्यता लचीला है और कठोरता। अब ये क्या होता है कठोरता और लचीला, तो आपने देखा हो संविधान में हमारे में क्या है, संशोधन के हम करते हैं उस पर देखा जाता है कि कितना लचीलापन है और कितना कठोर। तो देखो संविधान में हमारे दो तरीके से संशोधन होता है। एक तो क्या होता है कि संविधान में संसद में जो लोग बैठे हैं है ना, जितने भी संसद के जो सदस्य बैठे हैं मेंबर, उनमें से क्या करेंगे, किसी जैसे हमने कोई कानून बना रहे हैं संविधान के लिए, उसमें जोड़ेंगे जैसे संशोधन करना है संविधान में, या फिर संविधान कोई नया अनुसूची में कुछ करना है, तो जो भी संशोधन होगा उसमें क्या करते हैं, या कोई कानून बनाना है तो उसमें क्या करेंगे कि संविधान के जो सदस्य होते हैं, तो एक तो क्या होता है 2/3 से पास होते हैं, 2/3 से कानून, ठीक है, कानून को क्या कर देते हैं, कानून या कोई भी बिल रहेगा है ना, तो वो पास हो जाता है, ठीक है, पास हो जाता है। और एक क्या रहता है कि 2/3 तो रहेंगे ही, प्लस आधे राज्य, कम से कम आधे से ज्यादा राज्य, आधे राज्य की तो कम से कम क्या रहे, आधे राज्य की सहमति। तो देखा होगा कोई जैसे संविधान में संशोधन करना रहता है, और या कोई जीएसटी आया था, जब देखा था आपने कि जीएसटी आया था तो आधे राज्यों की उसमें सहमति लगी थी। तो और एक क्या रहता है कि 2/3 वहीं पे सदस्य बैठे हैं उसमें से ही कर लिया, पास कर लिया, ठीक है। और एक होता है 2/3 और आधे से अधिक राज्य भी, ठीक है। तो आधे से अधिक राज्य की हम करेंगे, आधे से अधिक राज्य की बात करेंगे, उनकी सहमति चाहिए तो वो कठोरपन होगा, है ना। और लचीलापन क्या होगा, 2/3 में ही वहां पे हमने पास कर लिया कोई सा कानून है, या फिर कोई ये बिल वगैरह कोई सा आया तो उसको पास कर लिया, तो एक तो ये हो गई। तो ये नम्यता और अनम्यता दोनों का मिश्रण मिलेगा। फिर अगले पॉइंट में हम समझते हैं और क्या विशेषता है हमारे संविधान की, एकल नागरिकता। हमारे में एकल नागरिकता संविधान में बताई गई है। एकल नागरिकता जो कहां से ली गई है, ब्रिटेन से, ये ब्रिटेन में चलती है, ठीक है। तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता। अब एकल नागरिकता और एक होती है दोहरी नागरिकता। जैसे अमेरिका है, कुछ देशों में दोहरी नागरिकता चल रही है, इसमें राज्य की अलग लेना पड़ता है, देश की अलग लेना। हमारे में क्या है, पूरे भारतीय एक ही नागरिकता रहेगी हमारे पूरे भारत में, है ना। तो एकल नागरिकता। फिर हमारे एक और विशेषता है कि मौलिक अधिकार। हमारे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए, 6 मौलिक अधिकार दिए हमें। पहले 7 थे लेकिन एक संशोधन करके हटा दिया था, ठीक है। तो कितने बचे थे, 6 मौलिक अधिकार हमें बच रहे हैं हमारे पास, जो हमारे किस में है, भाग 3 में है ना। ये भाग 2 में है, भाग 2 में है, और ये भाग 3 में है, ठीक है। संविधान के भाग 3 आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे मौलिक अधिकार, जो 6 हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं।
फिर अगला है मौलिक कर्तव्य, ये भी संशोधन करके इसको बाद में जोड़ा था। मौलिक कर्तव्य के हमारे, अब जब हमें अधिकार दे रहा है तो कुछ हमारा भी कर्तव्य होना चाहिए देश के प्रति, तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में मिलेंगे आपको। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यों के लिए कुछ नीतियां बनाने के लिए, मतलब कैसी नीतियां बनाए कि जिसमें समाज का हित हो, जनता के हितों को ध्यान में रखकर राज्य को जिम्मेदारी रहती है कि राज्य ऐसी नीति बनाए जिससे लोगों को फायदा पहुंचे, तो वो भी हमारे संविधान में मिलेगा। और है सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि सबको मत देने का अधिकार। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो भी भारतीय नागरिकता है जिसके पास जो 18 साल की जो हो चुका है, 22 जो इसमें मताधिकार माना जाता है, तो 18 साल के जो हो जाते हैं सभी को मताधिकार देने का, मत का अधिकार है, मतलब वोट देने का अधिकार इसमें हमारे में बताया गया है कि, लेकिन वो कुछ ऐसी कंडीशन रहती हैं जो आयोग हो जाते हैं, दिवालिया या कोई दूसरे देश की नागरिकता ले ले, वो बात अलग है, लेकिन वैसे सबको समान अधिकार है। और सबका सार्वभौमिक अधिकार का एक और अर्थ इसमें ये रहेगा कि सबका वोट, चाहे वो गरीब हो, चाहे कोई भी करोड़पति व्यक्ति हो, चाहे किसी भी पद पर हो, तो ऐसा नहीं है कि उसके वोट की वैल्यू ज्यादा और हमारे वोट की वैल्यू कम हो। तो सबके वोट की वैल्यू क्या है, बराबर है। वो एक अलग बात है कि तरीके अलग अलग होते हैं, है ना, तो लेकिन वोट के सबको अधिकार है और सबका वोट का समान वैल्यू है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं कि ये होगा सार्वभौमिक मताधिकार। संविधान की जो अगली विशेषता है हमारी 90 नंबर की, जो स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष। तो स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष ये क्या है, न्यायपालिका की जो हमारी न्यायपालिका जो है वो कैसी है, स्वतंत्र है और निष्पक्ष। आपने देखा होगा कि न्यायपालिका जो न्यायालय हमारा है उसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी के दबाव में आके ये निर्णय दे, कोई भी ऐसा नहीं कि सरकार के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। जो न्यायालय जो रहता है वो पूरे भारत में क्या करेगा, स्वतंत्र है, किसी के भी लिए जो भी गलत करेगा उसके लिए गलत कह सकता है, जो सही है उसके लिए सही कह सकता है। निष्पक्ष, किसी के पक्ष में आकर नहीं बोलेगा कि नहीं साहब ये तो वो करोड़पति व्यक्ति हैं या फिर ये तो मंत्री हैं, इनके बारे में न्याय हम नहीं करेंगे, अगर इनके अगेंस्ट दे देंगे तो ये दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। न्यायपालिका अगर ईमानदारी से काम करे तो बिल्कुल ये कैसी है, स्वतंत्र है और निष्पक्ष, किसी के पक्ष में न रहेगा। ये तो हमारी न्यायपालिका की हमारी जो है वो किस तरीके से है, इस तरह देखिए आप। तो सबसे ऊपर हमारा कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट, फिर है आपका हाई कोर्ट जो राज्यों में रहता है। सुप्रीम कोर्ट हमारा भारत का दिल्ली है, सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है ना, और फिर आपका आता है हाई कोर्ट और फिर है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इस तरीके से हमने जी कोर्ट को बना है भारत में, जो संविधान में इनका वर्णन है। तो सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला कोर्ट, ठीक है, इस तरीके से ही है। तो ये हमारे संविधान में है इसका वर्णन। फिर है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है कि जो नियम होते हैं वो कहाँ बनते हैं, संसद में नियम बनते हैं इसके हमारे, है ना। तो संसदीय शासन प्रणाली हमने बनाई गई जिसमें संसद में नियम बनेंगे, है ना। और संसद किस किस से मिलकर, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों से मिलकर क्या बनेगी, संसद। के पहले कोई भी कानून बनता है तो जैसे लोकसभा या राज्यसभा में जहां भी बिल आता है तो दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों से हमें पास कराना होता है। इसके बाद जाता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उसको अगर वो साइन कर देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, बिल पास माना जाता है ना। कोई भी कानून अगर बनाना है तो कौन सी है, संसदीय शासन प्रणाली हमने अपनाई गई, जो ब्रिटेन से इसको लिया था। संसदीय शासन प्रणाली में संसद में नियम बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे उसमें संविधान में इसका उल्लेख है। अगला है त्रिस्तरीय शासन। त्रिस्तरीय शासन ये भी संविधान में वर्णन इसका। संविधान में त्रिस्तरीय शासन का मतलब है कि इसके जो शासन के जो नियम है वो 3 तरीके से हमारी शासन चलती है। देखिए आप, इसका एक तो होती है केंद्र में, एक होती है राज्य और एक होती है कैसा, स्थानीय शासन। स्थानीय शासन जिसमें आपने देखा होगा ग्राम पंचायतें, है ना, ग्राम पंचायतें। और राज्य में आप जानते हैं हर एक राज्य की एक अलग अलग सरकार होती है। और केंद्र जो होता है, केंद्र में जिसमें हमारा प्रधानमंत्री, जो सांसद जिनको चुन के भेजते हैं, वो केंद्र और राज्य और स्थानीय शासन, 3 तरीके की हमारी शासन व्यवस्था है ना। तो केंद्र में देखा होगा अलग सरकार, है ना, चुनी जाती है, और राज्य में हर एक राज्य में अलग अलग सरकारें बनती हैं राज्य का। स्थानीय शासन में आपने देखा होगा ग्राम पंचायत है जिसमें रहती हैं, जैसे जनपद है,
हाँ, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, इसमें 3 प्रकार की है। जिला सबसे बड़ा, फिर जनपद और फिर ग्राम। इसमें राज्य में, हर एक राज्य में, लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेश भी है, दिल्ली और पांडिचेरी, उसमें राज्य में, बाकी के राज्य सरकार उसमें चुनी जाती है ना। और बाकी के राज्यों में कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे होंगे, बाकी के उनमें जो राज्य सरकार नहीं चुनी जाती। और केंद्र सरकार आपने देखा हो, जो सांसद हम जिनको चुनते हैं, तो उससे केंद्र सरकार, जहाँ पे प्रधानमंत्री हो, जो प्रधानमंत्री इनमें से बनते हैं, तो केंद्र सरकार। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था हमारे संविधान में ही। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, पंथ निरपेक्ष राज्य। कि हमारा भारत कैसा रहेगा? पंथ निरपेक्ष, मतलब जिसका देश का कोई धर्म नहीं, ये सब धर्मों को सम्मान देगा, ये रहती पंथ निरपेक्ष। ऐसा नहीं है कि एक हिंदू धर्म का हो केवल हिंदू राष्ट्र कहलाएगा, ऐसा नहीं है हमारे में। क्योंकि पहले धर्म को लेकर बहुत सारी समस्याएं आई थी, विवाद हुए थे, और दूसरे देशों में भी हमने देखा था कि धर्म को लेकर बहुत ज्यादा क्रांति भी हुई थी, धर्म से लोग परेशान हो गए थे। क्योंकि अभी क्या होता है कि अपन एक धर्म मान लेंगे तो दूसरे धर्म वालों को बुरा लगेगा, इसलिए पहले संविधान के जो निर्माता था उनको पता था कि धर्म को लेकर विवाद ना हो, इसलिए पंथ निरपेक्ष। हम किसी भी धर्म, राज्य का कोई क्या नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन सब धर्मों को वो समान सम्मान देगा। ठीक है, सब धर्मों का पालन करेंगे, मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज ये कुछ हमारी विशेषता थी संविधान की, क्योंकि इसको समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा संविधान कैसा होगा। अब हम संविधान के देखेंगे स्रोत क्या है, संविधान की उद्देश्य, प्रस्तावना, ये हम पढ़ेंगे, और आगे आर्टिकल फिर हमारे क्रम से चालू होंगे पूरे। हम जितने जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आप बड़े इत्मीनान से आप पढ़िए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए, और इसके आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको कि संविधान पूरा डिटेल जितना हो सके पूरा उतना आपको करवाऊंगा, कोशिश करूंगा पूरा जो जो एग्जाम में आते हैं वो तो कम से कम आपका पूरा आ जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। राष्ट्र हित में हम शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, निःशुल्क है, आपका सिर्फ इतना सा थोड़ा सा आपका अगर हमें सपोर्ट मिल जाए तो हम बहुत मोटिवेट होंगे, हमें अच्छा लगेगा कि लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने मिलने वाले जो भी है सबको आप शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।